हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स की। जब हम कोई न्यू फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग जैसी कंपनीज़ के ऑप्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि भारतीय बाज़ार में चाइनीज़ फ़ोन कंपनी ने कब्जा किया हुआ है। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर इंडियन मोबाइल कंपनीज़ को क्या हुआ? भारतीय मोबाइल कंपनी नज़र क्यों नहीं आती? क्या भारतीय फ़ोन कंपनी इनके टक्कर का फ़ोन नहीं बना पाया? लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले लगभग 2014 के आसपास माइक्रोमैक्स भारत की नंबर 1 फ़ोन निर्माता कंपनी थी। तो वहीं लावा और कार्बन भी कुछ हिस्सेदारी के साथ बाजार में बने हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनियां आज गायब हो गई? क्या रिलायंस जियो भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के पतन का बड़ा कारण था, या फिर मोदी जी की मेक इन इंडिया स्कीम ने सभी भारतीय मोबाइल फ़ोन कंपनियों का कारोबार बंद कर दिया? आइए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल से। एक समय था जब माइक्रोमैक्स, लावा एंड कार्बन जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली इंडियन कंपनियों की मार्केट में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय भारतीय फ़ोनों जैसे माइक्रोमैक्स के कुछ फीचर फ़ोनों की बैटरी इतनी अच्छी होती थी कि कुछ फ़ोन तो एक बार चार्ज करने के बाद 20 दिन तक चले जाते थे। लेकिन माइक्रोमैक्स ने उस समय तक 2G और 3G फ़ोन ही उतारे थे। तो वहीं इन कंपनियों ने कई स्मार्टफोन और टैब्स भी भारत में लॉन्च कर दिए थे। आप सभी माइक्रोमैक्स की कैनवास सीरीज और लावा के जोलो फ़ोन के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। ये सभी फ़ोन भारतीय थे और इन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। लेकिन जियो के मार्केट में आने के बाद पूरा खेल ही बदल गया। रिलायंस जियो का आगमन। जब भारत में जियो सिम का आगमन हुआ और इसकी सभी 4G सर्विसेज को कुछ महीनों के लिए फ्री कर दिया गया, तो ऐसे में लोग उस समय 1 GB इंटरनेट डेटा के लिए 150 से 200 रुपये दिया करते थे। लेकिन लोगों को जियो ये डेटा और इससे कई गुना ज़्यादा डेटा मुफ्त में दे रही थी। लेकिन रिलायंस जियो 2G और 3G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती थी। इसके लिए आपको एक 4G फ़ोन चाहिए था। तो सभी ग्राहकों ने मार्केट में 4G फ़ोन को तलाशना शुरू किया। लेकिन भारतीय कंपनियों जैसे माइक्रोमैक्स ने कोई भी 4G फ़ोन लॉन्च नहीं किया था और ना ही वे 4G के लिए तैयार थे। उन्हें लगता था कि भारत में 4G साल 2018 तक आएगा और उन्हें उस समय भारत में 4G कनेक्टिविटी के आने की कोई संभावना ही नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय तक Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसी चाइनीज़ कंपनियां भारतीय मार्केट में कदम रख चुकी थी और वह 4G के लिए भी तैयार बैठे थे और उन्होंने 4G स्मार्टफोन में भारत में भी लॉन्च कर दिए थे। ऐसे में लोगों ने इन कंपनियों के फ़ोनों को लेना शुरू कर दिया। बात करें माइक्रोमैक्स की और दूसरी भारतीय कंपनियों की, तो उन्होंने पहले ही इतने सारे 3G फ़ोन बना दिए थे कि उनके पास 4G स्मार्टफोन बनाने का बजट ही नहीं था। वे पहले ही 3G फ़ोन्स पर खर्चा कर चुके थे और जब तक वो कोई बड़ा कदम उठाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नंबर 2, केवल पैसा कमाना था मकसद। माइक्रोमैक्स और अधिकांश भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से ही भारतीय मार्केट में आए थे और लगभग 20 से 30% लाभ कमा रहे थे। परंतु चाइनीज़ कंपनियां भारत में कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट देने के मकसद से आई थी। इसलिए उन्होंने पैसे कमाने के साथ साथ लोगों को अपने फ़ोन से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5 से 10% लाभ मार्जिन पर मार्केट में कदम रखा और आज भी इतना ही लाभ कमा रहे हैं। नंबर 3, कुछ भी नया नहीं किया। भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों ने मार्केट में वापसी करने के लिए कुछ भी नया करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, जिससे वे चीनी कंपनियों को टक्कर दे पाते। ना ही उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने ब्रांड को अच्छा बनाने का काम किया। वे चाहते तो रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्चा करके अपने फ़ोनों को और ज़्यादा फीचर्स और सॉफ्टवेयर्स के साथ दोबारा वापसी कर सकते थे, परंतु इन कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। नंबर 4, कम क्वालिटी वाले मोबाइल फ़ोन। माइक्रोमैक्स और कई इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज सिर्फ इसलिए अब तक मार्केट में थी क्योंकि वे सस्ते फ़ोन बेचती थी जिसकी क्वालिटी काफ़ी लो होती थी। लेकिन जैसे ही चाइनीज़ कंपनीज जैसे ओप्पो, वीवो, रेडमी तथा वन प्लस ने कम कीमत में अच्छी क्वालिटी अपने ग्राहकों तक पहुंचाई,
भारतीय कंपनियों के फ़ोन बिकने बंद हो गए और इन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में चीनी मोबाइल से ज़्यादा कीमत में अपने फ़ोन को लॉन्च किया और इनमें कई फीचर्स की कमी और क्वालिटी भी ख़राब होने के कारण लोगों ने इन्हें पसंद भी नहीं किया। मेक इन इंडिया का आना। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी चाइनीज़ कंपनियों ने भारत में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट लगाएं और चीन से सामान लाकर भारत में असेंबल करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पूरे फ़ोन का नहीं बल्कि केवल उनके पार्ट्स का ही टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च देना पड़ता था। परंतु भारतीय कंपनियां अब भी चीन में ही सब कुछ कर रही थी। उन्होंने मेक इन इंडिया को कभी समझा ही नहीं। इसलिए हम सरकार द्वारा की गई मेक इन इंडिया की पहल को दोष नहीं दे सकते। ई कॉमर्स और फ्लैश सेल। सभी चीनी कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के जरिए अपने मोबाइल फ़ोन बेचने की बजाय ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अपनी सेल निकाल कर ही फ़ोन बेच डाले, जिससे उनके डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च बच गया और उन्होंने इस खर्च की बचत का तोहफा अपने ग्राहकों को फ़ोन का दाम कम करके दिया, जिससे लोगों को इनके फ़ोन काफ़ी सस्ते दिखने लगे और उन्होंने इन्हें खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही जब लोगों को फ़ोन चलाने में अच्छा लगा तो उन्होंने एक दूसरे को भी बताया। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की विज्ञापन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और चीनी मोबाइल ने आसानी से कुछ ही सालों में भारत पर कब्जा कर लिया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। दोस्तों, अगर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में है तो आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। ऐसे में माइक्रोमैक्स ने अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा और वह चाइना के फ़ोनों को ही रीब्रांड करके बेचते रहे और उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ना कभी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और ना ही कभी इनोवेशन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पर काम किया। वह चाइना में अपने फ़ोन बनवाकर ही रीब्रांडिंग करवाकर बेचते रहे। दोस्तों, अब एक बार फिर इंडियन मोबाइल कंपनीज़ ने वापसी करने का फैसला लिया है और माइक्रोमैक्स अब जल्द ही नए फ़ोन लॉन्च करने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतनी सारी कमियों के साथ ये वापसी कर भी पाएगी या नहीं।